हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस की प्रमेय मतलब गॉस थ्योरम। ये क्वेश्चन क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। आपके सारे डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है उसमें लगातार किसी न किसी सेट में पूछा जरूर जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आप इसको पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा और इस टॉपिक को तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए फिर बिना देरी करते हुए आज की इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि गॉस थ्योरम का डेरिवेशन हमें कैसे करना है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का लिख रखा हूँ। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए जिससे कि आप इसका फार्मूला निकाल सको। कैसे, यहाँ पे देखिए, जो हमारा गॉस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब वैद्युत फ्लक्स को आप समझते हो किससे लिखते हैं, फाई ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? फाई ई से। अगर यही वैद्युत फ्लक्स की जगह होता चुंबकीय फ्लक्स तो हम उसको काहे से लिखते बेटा? फाई बी से लिखते। समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर कहता क्या है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो किसका बेटा, किसके बराबर होता है? आवेश का। किसका? आवेश का। कितने गुना? 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब समझे कि यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है बेटा वो क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू आएगा, क्या आ जाएगा, Q/ε0। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये हमारा क्या है, गॉस थ्योरम का फार्मूला है। समझ गए ना? अब देखिए, अब उसके बाद देखो हमारा टॉपिक क्या है। अब हमने क्या कर लिया, इसका स्टेटमेंट तो लिख लिया। अब उसके बाद देखना है कि इसको सॉल्व करने से पहले हमें बनाना पड़ेगा क्या, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सॉल्व करो या कोई डेरिवेशन करो तो उसका अगर डायग्राम है तो वो जरूर बनाओ। तो यहाँ पे देखो हमारा डायग्राम क्या बनने वाला है कि हम गॉस की थ्योरम को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसमें हमें बनाना पड़ेगा एक गॉसियन पृष्ठ बनानी पड़ेगी। कोई भी आप एक इस प्रकार से एक पृष्ठ बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, कोई एक पृष्ठ बना लिया ना हमने, एक सरफेस। अब उसके बाद इस सरफेस पे मान लेते हैं हमारा यहाँ पे एक बिंदु है और इस बिंदु का नाम O है। क्या है? O है। अब इस बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा है, मतलब क्या, एक धनात्मक चार्ज है। अब उससे R दूरी पर, इस बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम हमारा क्या है बेटा, P है। क्या है? P है। समझ गए ना? इतना मैंने किया क्या, अभी मैंने एक बिंदु लिया इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर और यहाँ बिंदु का नाम O है और यहाँ पे जो आवेश है वो क्या है, प्लस Q है। समझ गए कि नहीं? अब R दूरी पर मैंने एक बिंदु ले लिया है, क्या, P लिया है। क्या? P। अब इस बिंदु P पर देखना, अब इस बिंदु P के चारों ओर का हम एक लेंगे क्या, लघु क्षेत्रफल। लघु क्षेत्रफल मतलब बहुत छोटा सा एरिया। क्या लेंगे बेटा? बहुत छोटा सा एरिया, इस प्रकार से। अब इस एरिया का जो क्षेत्रफल है, मतलब ये जो हमने यहाँ पे ले रखा है, इसका क्षेत्रफल कितना है बेटा, DA है। कितना है? DA है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि ये छोटा है तो D किसके लिए यूज करते हैं, डेल्टा, मतलब छोटे एरिया के लिए। ठीक है, DA। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो क्या है बेटा, इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, DA वेक्टर होगा, वो क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, DA वेक्टर। समझ गए? इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। अब आप करोगे क्या कि इस जो हमारा एरिया है इसको मिला दोगे बेटा सीधे कहाँ से, बिंदु O से, और इस वाले पॉइंट को भी आप मिला दोगे कहाँ से, बिंदु O से। अब इस प्रकार जब आपने मिलाया तो ये एक कोन जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या? कोन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं घन कोण। ये आपने 11th में पढ़ रखा होगा, इसको बोलते हैं डी ओमेगा। क्या बोलते हैं? डी ओमेगा बोलते हैं। इतना बात आप समझ गए कि नहीं? अब अगर आप इस पृष्ठ को बना लिए, जो डायग्राम बना लिए, तो आपका सारा काम खत्म यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखना क्या है बेटा कि ये जो हमारा प्लस Q आवेश है, क्या है, प्लस Q आवेश। अब इसके कारण हमें निकालना है इस बिंदु P पर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, यहाँ पे लिख दीजिए तीव्रता। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए पर तीव्रता। ठीक, अब तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, E इज इक्वल टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा। आप इसको समीकरण बना लीजिए एक, समझ गए कि नहीं। अब उसके बाद देखिए, ये जो हमारा छोटा सा एरिया है डी ए, ठीक, जो हमारा क्या है छोटा सा एरिया, लघु क्षेत्रफल, अब इससे हमें निकालना है गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पे लिखोगे डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। अब हमको निकालना है वैद्युत फ्लक्स जो हमारा क्या डी ए क्षेत्रफल से, इस छोटे से जो हमारा लघु क्षेत्रफल है, इससे कितना हमारा जो क्या है वैद्युत फ्लक्स है वो गुजर रहा है। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला तुम्हें पता ही होगा कि फाई इज इक्वल टू, अब हम क्या निकाल रहे हैं छोटे लघुखंड, तो यहाँ पे कर देंगे क्या डी फाई। डी फाई इज इक्वल टू होता है बेटा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब आपने एक फार्मूला 11th फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब वेक्टर पढ़े होंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। समझ गए। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे डी फाई ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये जो ए हो गया बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं ना। अब उसके बाद देखिए, इसको आप समीकरण बना लीजिए दो। मैंने एक समीकरण बनाया, दो बनाया, इतना आप समझ गए ना। अब स्टेप बाय स्टेप आप समझना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि ये जो हमारा ई है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर दें, मतलब समीकरण एक की वैल्यू हम दो में पुट कर देना। देखिए कैसे, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ई का मान समीकरण दो में रखने पर, अब हमने ई को उठाया यहाँ से और ई की वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा क्यू अपान आर, क्या क्यू अपान आर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। बात समझे ना। अब इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे डी फाई ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्यू इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और उसके बाद डी कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये हो गया कि नहीं। अब आपने 11th के अंदर ये भी पढ़ा होगा कि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ये क्या है बेटा, एक प्रकार का घन कोण है। क्या है, घन कोण। तो इसको देखो आगे, यहाँ पे आप क्या बताओगे, ये डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है घन कोण के, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब आगे क्या बेटा आप करोगे कि इसके जगह पर हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे पुट कर देंगे डी ओमेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा हमारा डी ओमेगा। अब देखो ये जो हमने निकाला डी फाई ई, मतलब क्या बेटा, इस लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम निकालेंगे इस पूरी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण, अब लिखेंगे क्या, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखो संपूर्ण के लिए तो आप क्या करोगे बेटा, इसका कर दोगे इंटीग्रेशन, किसका, डी ओमेगा का। तो यहाँ पे हो जाएगा डी फाई। अब देखो सुनो, यहाँ पे हम डी फाई अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि डी क्या है, डेल्टा, डेल्टा मतलब छोटा। तो यहाँ पे छोटे के लिए हम क्या यूज किए, क्या डी। अब यहाँ हम संपूर्ण के लिए मतलब बड़े के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, फाई ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फाई ई, इस प्रकार से फाई ई। अब आगे क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ओमेगा का। अब आपको पता होगा कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है। समझ गए कि नहीं। तो इसकी जगह हम बेटा क्या पुट कर देंगे, 4 पाई का रख देंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, और इसकी जगह हमने रख दिया क्या, 4 पाई रख दिया। अब ये 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल हमारा जो आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये हमारा क्या है बेटा,
यहाँ से जो हमारा फार्मूला हम प्रूफ करना चाहते थे वो हमारा प्रूफ हो चुका है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो देखो यहाँ पे हम क्या चाहिए था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यही यहाँ पे लिख दोगे, यही क्या है बेटा, यही गॉस प्रमेय है। ठीक, अब बात खत्म यहाँ से। ठीक है, तो आप इतना अगर लिख देते हो मैटर एग्जाम में तो आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। ठीक है, आप इसके सारे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप तैयार करते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप इसको बहुत बढ़ाने की कोशिश, आप कभी कभी देखोगे कि इसको कुछ बुकों में इसको और बढ़ा करके लिखा गया। ठीक है, इस फार्मूले को वहीं पे ऐड करके। ठीक, तो मैंने इसको क्या कर दिया, बहुत मतलब जो बहुत विस्तृत था, जो कठिन था, उसको सरल तरीके से इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।